हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारा एक्सपर्ट्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। तो मैं आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप सभी ने देखा होगा कि इकोनॉमिक्स का आपका जो गैप है सिर्फ और सिर्फ एक दिन है। तो ये एक दिन में आप रिवीजन जो है इकोनॉमिक्स का अभी से ही अपने एंड से रिवीजन से स्टार्ट कर दे। अभी से 20 दिन में पहला रिवीजन हो जाए और 20 दिन के बाद फिर से 12 दिन का एक रिवीजन हो जाए, ताकि आप इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम्स अच्छे तरीके से दे पाए। तो चलिए ये वीडियो, चाहे वो जैक बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो दोनों के लिए ही ये वीडियो, ये रिवीजन लेक्चर्स दोनों के अकॉर्डिंग, दोनों के हिसाब से ये बनाया जा रहा है आप सभी के लिए ही। तो वीडियो को पसंद कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, और जहाँ भी कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट हो तो कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और हम नेक्स्ट एक वीडियो में आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो प्लीज़ ध्यान से देखेंगे, हर एक चीज़ डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हुए बढ़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक ऐसा पेपर है जो कि तीनों स्ट्रीम्स के लोग पढ़ते हैं, तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट पढ़ते हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग रिविजन लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपके इकोनॉमिक्स में दो बुक है। जैक बोर्ड के लिए जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैक्रो एंड माइक्रो है, जो कि दोनों से फुल इक्वल मार्क्स के पूछे जाएंगे क्वेश्चंस एग्जाम में। हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स से, चाहे वो जैक के स्टूडेंट हो या फिर सीबीएसई, दोनों को ही माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे आप सभी को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो क्या है? इंट्रोडक्शन में आपको क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन किससे रिलेटेड है? तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, ये जो यूनिट है काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बेसिक चैप्टर्स है। तो जब तक ये चैप्टर कंप्लीट ना होगा तब तक आप नेशनल इनकम के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हर एक टर्म को डिटेल में देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे हमारे साथ। तो चलिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? जिस तरह से माइक्रो जो सिंगल्स, जिनके बारे में हम लोग सिंगल इंडस्ट्री, सिंगल फर्म, सिंगल बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, इसी तरह से मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज एग्रीगेट, जहाँ पे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में डील होती है। यहाँ पे हम लोग डिटेल में जानेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, जो किससे रिलेटेड है? विथ प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक इश्यू एंड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक होल एंड इट डील। ये डील करता है किसमें? एग्रीगेट में, होल। जैसे कि इसमें क्या आते हैं? नेशनल इनकम आएंगे, जनरल प्राइस लेवल आएंगे, इसी तरह से हर एक बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक्सेट्रा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि बड़े पैमाने में जब हम लोग एग्रीगेट होल पढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। चाहे वो इंडस्ट्रीज के रिलेटेड हो, चाहे वो नेशनल इनकम से रिलेटेड हो, या फिर जनरल प्राइस लेवल से रिलेटेड हो। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग सारे टर्म्स को क्लियर करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, कंजम्पशंस गुड्स क्या होते हैं? कंजम्पशंस गुड्स वो ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं खुद का सेटिस्फैक्शन के लिए। गुड्स विच आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली आर कॉल्ड द कंजम्पशन गुड्स। जो कंज्यूमेबल है, जिस गुड्स से हम लोग कंज्यूम करके अपने संतुष्टि को प्राप्त कर पाए, सेटिस्फैक्शन, और अपना इच्छा और अपना चाहत को फुलफिल कर पाए। तो कंजम्पशन गुड्स जो है वो आप कौन कंज्यूम करता है? तो एक कंज्यूमर करता है। कंज्यूमर एंड बायर्स में डिफरेंट है। यहाँ पे बायर्स जो है वो कंज्यूमर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन कंज्यूमर मीन्स हु कंज्यूम द गुड्स, कंज्यूमर। और बायर मीन्स जो परचेज करते दुकान से, वो बायर्स कहलाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कंज्यूम करे। जैसे
आप सबके फैमिली में पेरेंट्स अब कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं तो फैमिली मेंबर्स यूज करते हैं, कोई पर्टिकुलर इंसान कोई पर्टिकुलर मेंबर कर रहे हैं तो कंज्यूमर कंजम्पशन जो कंज्यूमर है वो कौन है, जो पर्टिकुलर को गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है, तो कैपिटल गुड्स ऑल गुड्स विच आर यूज इन द प्रोडक्शन, वो सारे गुड्स जो यूज करते हैं किसमें, प्रोडक्शंस में, अदर गुड्स को बनाने के लिए, चाहे वो फिक्स एसेट्स हो या फिर इन्वेंट्री हो या स्टॉक हो, रॉ मटेरियल हो, जो कैपिटल गुड्स उसे बोलते हैं। ऐसे गुड्स जो हमें फिनिश गुड्स कम बनाने में, कंप्लीट करने में हेल्प करती है, उससे कैपिटल गुड्स बोला गया है। वो आइदर फिक्स हो या फिर इन्वेंट्री हो या स्टॉक्स, उसे कहते हैं कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स जो हम लोग जिसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, कंज्यूमेबल स्टेट में जो गुड्स होते हैं उसे बोलते हैं फाइनल गुड्स। दोज गुड्स विच आर परचेज आइदर फॉर फाइनल कंजम्पशंस, चाहे वो फाइनल कंजम्पशंस के लिए परचेज किए गए हो बाय कंज्यूमर्स और फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द तो दो चीज हो सकते हैं, दो मोटिव से इस फाइनल गुड्स में बोला गया है, जो कंज्यूम करे कंज्यूमर्स गुड्स को और इन्वेस्ट कर सकते हैं आइदर वो प्रोड्यूसर्स, उसे बोलते हैं कैपिटल गुड्स या फिर फाइनल गुड्स के अंदर जो आते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट जो हमें फिनिश गुड्स में अभी कन्वर्ट करना कहीं ना कहीं बाकी है। दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर परचेज एज अ रॉ मटेरियल, जो परचेज किया गया है एज अ रॉ मटेरियल फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, जिससे प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रोडक्शन कर सकते हैं, एंड फॉर अ रीसेल इन द सेम ईयर, और उसी ईयर में हम लोग क्या करते हैं, उसे गुड्स को सोल्ड आउट कर देते हैं, बेच देते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स जिससे भी फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करना बाकी हो उसे कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। स्टॉक्स एक माइक्रो इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में किसे स्टॉक्स बोला गया है, तो चलिए देखते हैं। स्टॉक का मतलब क्या है, क्वांटिटी मेजरेबल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उस एक निर्धारित समय पे जब आप मेजर करते हैं क्वांटिटी स्टॉक्स को, उसे बोलते हैं स्टॉक। वो वेल्थ बोल लो, एसेट्स हो गए, मनी हो गए, इन्वेंट्री हो गई, ये सारे क्या कहलाएंगे, स्टॉक कहलाएंगे। स्टॉक वेरिएबल इज नथिंग बट द अकुमुलेटेड सम ऑफ फ्लो, तो ये हुआ आपका स्टॉक। फ्लो क्या होता है, फ्लो इज अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जैसे नेशनल इनकम, चेंज इन स्टॉक्स, ये सारे जो हो गए वो फ्लो, मतलब फ्लो का मतलब बहाव, चाहे वो स्टॉक से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, हाँ इनकम से रिलेटेड हो, ये सारे फ्लो हो गए। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है जरा देखते हैं। जैसे आप क्लास 11 में फाइनल अकाउंट्स में पढ़ेंगे ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, इसी तरह से यहाँ पे पढ़ेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं। तो टोटल एडिशनल मेड टू फिजिकल स्टॉक्स, वो सारे एडिशनल्स जो यूज किए फिजिकल स्टॉक एज ए कैपिटल ड्यूरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज इंक्लूड द डेप्रिसिएशन, इट ऑल्सो नोन एज द ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। इसे किस नाम से और जाना गया है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन से। सिंपल सी बात है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि डेप्रिसिएशन, क्या है, डेप्रिसिएशन जो कि इंक्लूड है आपका। और जैसे डेप्रिसिएशन अगर हम लेस कर देते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट, नेट एडिशनल्स मेड टू द रियल स्टॉक्स ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये होता है आपका नेट इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होते हैं। तो आई होप सो आप सभी को समझ में आ रहा होगा हमारा एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो में इसी तरह से बने रहेंगे अंत तक। हमें डिस्कस करना भी है कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से जिससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मॉडल पेपर्स में और प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी पता चल पाएगा। डेप्रिसिएशंस क्या होते हैं, तो डेप्रिसिएशन वो एसेट्स, वो संपत्ति जैसे हमारा एक सर्टेन टाइम पे वैल्यू घटते हैं, जैसे हर एक साल मशीन्स, हर एक साल फिक्स एसेट्स को यूज करने के बाद जो वैल्यू रिडक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। इट मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, किस पे, फिक्स कैपिटल गुड्स पे क्या होता है, वैल्यू गिरता है। क्यों, ड्यू टू द नॉर्मल वेयर, एक नॉर्मल सी
टीयर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस एंड एफ्लुएंस ऑफ टाइम, टाइम के कारण, एक्सीडेंट के कारण, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के कारण, यूजेस के कारण, ओवर पीरियड ऑफ टाइम के कारण। तो ये सब के कारण क्या होते हैं, फिक्स एसेट्स में रिडक्शंस होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है, दो मेथड है, हम लोग क्लास 11 में जो पढ़े हैं वो क्या है, WDV और SLA मेथड। इसी तरह से हमारा यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो निकालने में काफ़ी हेल्प करती है डेप्रिसिएशंस। तो ग्रॉस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अगर निकालना हो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। इसी तरह से अगर नेट इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो आप क्या करेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए नेट इन्वेस्टमेंट जहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक्सक्लूडेड होता है, नॉट इंक्लूडेड, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका नेट इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है सभी को समझ में आएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं एंड नेट इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जहाँ से आपका एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने का संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर का मतलब क्या, एक सर्कल की तरह क्या होते हैं, घूमते रहते, रोटेट होते रहते हैं। फ्लो का मतलब बहाव, और किस चीज़ का सर्कुलर फ्लो ऑफ का बात कर रहा है, तो इनकम। इनकम मीन्स क्या, जो फर्म्स अर्न करती है, एक इंसान अपना इनकम अर्न करता है, उसे क्या बोलते हैं, इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम्स रेफर्स टू अ फ्लो ऑफ एक्टिविटी, एक ऐसा फ्लो ऑफ एक्टिविटी है ऑफ किसका, प्रोडक्शन से, इनकम जनरेशन का, एक्सपेंडिचर्स का, इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक के सारे सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक में इन्वॉल्वमेंट है। सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, क्योंकि विदाउट मनी कुछ भी पॉसिबल है नहीं, तो मनी क्या होते हैं, एक दूसरी जगह एक्सचेंज होते रहते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं, और अल्टीमेटली जहाँ से इश्यू होते हैं, जहाँ से निकलते पैसा वापस कहीं ना कहीं वहीं पे पहुंच जाते हैं। सर्कुलर का मतलब यही होता है ना कि हम लोग एक जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट में वापस आते हैं, इसी तरह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोला गया है। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बहुत सारे सेक्टर हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं टू सेक्टर इनकम्स। टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो, किस इसके अंदर क्या क्या आते हैं, तो डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स कंप्राइज ओनली टू सेक्टर। डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है अगर कंपेरिजन करने के लिए यूज करती है तो दो सेक्टर से ही काफ़ी हो जाते काम, मतलब हो जाते हैं, कैलकुलेट कर पाते हैं। प्रोड्यूसर्स एंड हाउस होल्ड, कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे एक प्रोड्यूसर्स होता है और दूसरा कौन होते हैं, हाउस होल्ड। यही दो सेक्टर्स के अंदर जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ते हैं तो ये दो एलिमेंट है, दो कंपाउंड है, जो कि कौन कौन है, एक हाउस होल्ड और दूसरा प्रोड्यूसर्स। द हाउस होल्ड स्पेंड क्या करता है अपना, एक हाउस होल्ड, एक घर का व्यक्ति क्या कर सकता है, हाउस होल्ड स्पेंड देयर एंटायर इनकम, सारे इनकम को जो वो क्या करते हैं, खर्च करते हैं अपना बेसिक नेसेसिटी फुलफिल करने के लिए, हर एक अपना इच्छा को पूरी करने के लिए। तो वो पैसा कहीं ना कहीं जितने भी कमाते हैं उसके जितने भी अमाउंट है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमने किन को दे देते हैं, तो फर्म को। सो दैट देयर इज नो सेविंग, अगर सेविंग नहीं है, जितना अर्निंग हुआ, मान लीजिए आपका पास अर्निंग मंथली 80,000 है और 80,000 को हम खर्च कर रहे हैं, मीन्स ये जो पैसा है कहीं ना कहीं सर फ्लो हो रहा है, चेंज हो रहा है, एक दूसरे के पास पहुंच रहा है और अल्टीमेटली वहाँ पहुंच जाता है जहाँ पे वो पैसा जहाँ से वापस आया हुआ था फर्म के पास पहुंच जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके अंदर पॉइंट है सर एज्यूम क्या क्या है, तो पहला तो डोमेस्टिक इकोनॉमिक में आपका दो ही सेक्टर काम करता है, उसका क्या नाम है, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड। और इसमें क्या होता है, हाउस होल्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पूरे इनकम को खर्च करते हैं विदाउट एनी क्रिएटिंग सेविंग,
डोमेस्टिक इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी, नो एक्सपोर्ट्स, नहीं एक्सपोर्ट होते नहीं इंपोर्ट होती है। जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर से पढ़ते हैं तो डोमेस्टिक इकोनॉमी के बारे में बताया गया है, तो इसके अंदर क्लोज है, ना ही वो एक्सपोर्ट्स कर पाते हैं गुड्स को, ना ही इम्पोर्ट कर पाते हैं अदर। देर इज नो गवर्नमेंट इन इकोनॉमी, यहाँ पे इस इकोनॉमी में टू सेक्टर में गवर्नमेंट का रोल प्ले कहीं भी नहीं है, कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। प्रोडक्शन इन द प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स जनरेट इनकम्स for the household who are the owner of the factor productions, expenditures by the households generated demanded for the further productions. This movement keeps changing each other and continuously moving in a circles. क्या होता है तो बताया जा रहा है इसमें कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट टू सेक्टर्स में नहीं होते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करते हैं, सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स, ये कौन प्रोवाइड करते हैं, एक हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इतने सारे, तो इसके बिहाफ में क्या मिलेगा, एक फर्म को प्रॉफिट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेगा, हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलेगा। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ तो इन रिटर्न आएगा। अब वो पैसा जो आएगा वही पैसा को हम लोग एक हाउस होल्ड क्या करती है, जब हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व करती है एक फर्म में, इंक्लूड करती है, तो उसके इन रिटर्न में आपको प्रॉफिट, वेजेस, सैलरी वगैरह मिलती है, हाँ, कमीशंस। अब यही पैसा को क्या करते हैं, अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उस पैसे को खर्च करते हैं। और खर्च करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एक्सपेंडिचर खर्च है, ऐसा खर्च है जहाँ पे वो पैसा अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जाता है, वहाँ। लेकिन किस तरह से, जब हमें इनकम मिलती है तो हम अपना नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमने डिमांड करता है, कौन डिमांड करता है, एक कंज्यूमर डिमांड करता है, किससे, हाउस होल्ड से, कि हमें इस चीज़ का ज़रूरत है। तो चलिए इस डायग्राम के तहत समझते हैं अच्छे से। तो दो सेक्टर है, कौन, एक हाउस होल्ड सेक्टर्स है और दूसरा बिजनेस फर्म। टू सेक्टर्स में यही दो कंपाउंड होते हैं जनरली। देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, हाउस होल्ड की तरफ से क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, लेबर को क्या मिलेगा, वेजेस, लैंड को क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जब हम किसको प्रोवाइड करते हैं, एक बिजनेस, एक फर्म को, एक प्रोड्यूसर्स को करते हैं, तो इन रिटर्न वो हमें क्या देते हैं, तो वो हमें वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारा फैक्टर ऑफ पेमेंट है और ये सब फैक्टर ऑफ आपका सर्विस है, ठीक है। इसी तरह से जब हम क्या करते हैं, यही पैसा जब हमें मिल जाता है तो हाउस होल्ड क्या करती है, अपने खर्चे के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, हमें जो चीज़ का ज़रूरत होता है वो चीज़ के में हम लोग खर्च करते हैं। और उसके बिहाफ में फर्म्स जो है वो एज ए हाउस होल्ड को, कंज्यूमर्स को क्या प्रोवाइड करती है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, वो गुड्स एंड वो सर्विसेज जो कस्टमर्स का नीड होता है, ठीक है। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको, और इस डायग्राम को भी कॉपी में नोट करेंगे, और इसमें एजम्पशंस क्या बताया गया वो मेंशन करेंगे, ये हाउस होल्ड का मेंशन करेंगे, और इसे ही आप पैराग्राफ में एक बार डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट हाउस होल्ड दे प्रोवाइड टू द बिजनेस फर्म factor of production which is known as land, labor, capital, entrepreneurships, and on the behalf these firms will pay the wages, rent, interest, profit, and that's called the factor of payment. And after the household क्या करती है, consumption expenditures, and फिर रिटर्न household जो है वो क्या करती है, firms जो है वो goods and service provide करती है household को। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट काफ़ी रहने वाला है, तो इसे जरूर देखेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसमें क्या बताया गया, इट रिफ्लेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, ये क्या करती है, ये रिफ्लेक्ट करती है, बताती है किसे, एक स्ट्रक्चर्स ऑफ इकोनॉमिक। दूसरा, इट शो द इंटरडिपेंडेंट अमंग द डिफरेंट सेक्टर, क्या हो रहा है, एक दूसरे सेक्टर्स जो हैं वो क्या है, एक दूसरे पे निर्भर है, क्योंकि एक दूसरे से ही हेल्प लेके अपना क्या हो रहा है, इस फ्लो को कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो दोनों का इंटरडिपेंडेंस है। दूसरा, इट शो द इंजेक्शंस एंड लीकेज फ्रॉम द फ्लो ऑफ मनी, इंजेक्शंस एंड लीकेज क्या होता है, इंजेक्ट करना मतलब हम एक हाउस होल्ड जो है वो क्या करती है, अपना
अपना सेविंग को इन्वेस्ट करती है एज अ बिजनेस में, इसे बोलते हैं इंजेक्ट करना। बट लीकेज को क्या बोलते हैं, जब हमें प्रॉफिट, जब हमें फैक्टर ऑफ पेमेंट मिलती है उसमें से अगर मान लीजिए 50,000 का अर्निंग हुआ एक हाउस होल्ड को इनकम मंथली, तो इससे क्या करती है वो 5,000 को माइनस मतलब अपने पास एज अ सेव कर लेती है। तो इसे क्या बोलते हैं, यहाँ से इस फ्लो से वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आउट हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, इसीलिए क्या बोला गया, लीकेज हो रहा है फ्रॉम द फ्लो ऑफ मनी। लास्ट में बताया गया है, लास्ट फोर्थ पॉइंट, सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, इट हेल्प इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इट हेल्प्स, ये क्या करती है, हेल्प करती है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट को भी एस्टिमेट करने में। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा नेशनल इनकम। ये सारे पॉइंट जो है आप सभी को समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि हाँ ये समझ में आ रहा है, किस तरह से इसे और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। आप हेल्प कर सकते हैं, बता सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपना फीडबैक दे सकते हैं वीडियो समझ के। जो कोई भी ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट में कमी आ रहा है या फिर कोई टॉपिक ऐसे जो आपको समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि आप क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं आपको, जिससे समझ नहीं पा रहे हैं आप। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, नेशनल इनकम। तो चैप्टर नंबर अभी जो हम लोग इंट्रोडक्शन जितने भी पढ़े हैं इसमें से आपका इम्पोर्टेंट तो पता चला गया, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी जो है ये कहीं ना कहीं एमसीक्यू से रिलेटेड हो, चाहे वो 3 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो इकोनॉमिक्स में, कंफर्म बनना है, मतलब बनना है 1-2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में। तो ये अब आते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम इज अ सम टोटल फैक्टर ऑफ इनकम्स, मतलब हमारा टोटल इनकम, जितने भी माध्यम से हमारे इनकम अर्न करने का, वो सारे को ऐड करेंगे बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। एक नॉर्मल रेसिडेंट व्यक्ति, कंट्री मतलब हमारे देश के अंदर जितने भी इनकम अर्न हो रहे हैं सारे मिला के, उसे बोला गया है नेशनल इनकम। तो आगे बढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम हर एक इकोनॉमिक में, इन एवरी इकोनॉमिक, सर्कुलर फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, सर्कुलर फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। क्या हो रहा है, किन्हीं के लिए इनकम है तो दूसरे के लिए क्या होगा, वो कहीं ना कहीं खर्च होगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिमेन इन ऑपरेशन ऑफ कंटिन्यूसली, और ये क्या होता है, कंटिन्यूसली ऑपरेट होती रहती है क्यों, ड्यू टू इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण। प्रोडक्शन जनरेट इनकम, प्रोडक्शन जो है वो क्या जनरेट करती है, इनकम, एंड क्रिएट क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई कंप्लीट करते हैं, हेंस एक्सपेंडिचर्स। इन दिस वे नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री में बी मेजर बाय द 3 अल्टरनेटिव मेथड। 3 ऐसा मेथड है जिससे हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। कौन कौन सा होता है, तो एक इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, और एक ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड है। तो ये 3 मेथड है जिससे हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर पाते हैं। पहला है वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्शन मेथड, दूसरा सर्कुलर फ्लो इनकम मेथड, एंड लास्ट जो है वो एक्सपेंडिचर्स मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्शन मेथड क्या होता है ये जानते हैं हम लोग। इससे पहले पहला तो प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड में क्या करता है, विच मेजर्स द नेशन, मेजर द नेशंस इनकम, मेजर द नेशन इनकम बाय एस्टिमेटिंग द कंट्रीब्यूशंस ऑफ ईच सेक्टर या फिर प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस। हर एक गुड्स में जो एक गुड्स जब बन के रेडी होता है तो जब रॉ मटेरियल को हाँ उगाया जाता है तो उस पर कुछ खर्च होते हैं, उसमें कन्वर्ट करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स में तो उसमें कुछ एडिशनल वैल्यू ऐड होते हैं, और जब फिनिश गुड्स बन के रेडी होते हैं तो उसमें भी एडिशनल वैल्यू। तो हर एक प्रोड्यूसर्स, हर एक फर्म्स जो है क्या कर रही है, एक प्रोडक्ट पे, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे अपना वैल्यू को ऐड करते जा रही है कुछ ना कुछ, और उसका वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, अपग्रेड होते जा रहा है। इससे बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्शन मेथड। तो बढ़ते हैं, प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस टू प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, कहाँ पे, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, एक कंट्री के अंदर, इन अ अकाउंटिंग ईयर। फॉर मेजरिंग अ नेशनल इनकम बाय दिस मेथड वी हैव टू एस्टिमेटेड द फॉलोइंग कंपोनेंट। इसके अंदर कंपोनेंट को देखना पड़ेगा कौन कौन से हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट, एनडीपी, एमपी,
एनडीपी एमपी। एन मतलब नेट, डी मतलब डोमेस्टिक, पी मतलब प्रोडक्ट, एंड मार्केट प्राइस। तो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखेंगे। जब हमें क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बताया था ना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना हो, मतलब ग्रॉस निकालना हो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो हमें क्या करते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट से, नेट इन्वेस्टमेंट से क्या करते हैं, प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। इसी तरह से अगर हमें नेट इन्वेस्टमेंट के और तरफ जाना हो, नेट इन्वेस्टमेंट के और तरफ जाना हो, तो हम क्या करते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये हमारा नेट हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे नेशनल और डोमेस्टिक की डिफरेंस क्या है। अगर हमें नेशनल निकालना हो, नेशनल निकालना हो, नेशनल ये जो है ना, नेट डोमेस्टिक, हमें अभी डोमेस्टिक के बारे में पढ़ रहे हैं। नेशनल अगर निकालना हो तो अभी के लिए जान लीजिए, नेशनल निकालना हो तो क्या करते हैं, डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक इनकम में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम टू अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। इसी तरह से अगर डोमेस्टिक निकालना हो, अगर एक क्वेश्चन में डोमेस्टिक निकालना हो और नेशनल दिया हो, तो नेशनल से हमें माइनस करना होगा NFIA को, ठीक है। इसी तरह से मार्केट प्राइस क्या होता है एंड फैक्टर कॉस्ट क्या होते हैं, ये भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इससे पहले ये दो है जहाँ से हम लोग रिवर्स चेंज करने का देखते हैं, आगे भी हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, इसलिए देखते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस, जिसे क्या बोला गया है, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जब एनडीपी एमपी कैलकुलेट होता है, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड, हर एक ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय किन किन से, प्राइमरी सेक्टर्स। मान लीजिए क्या होता है, जब हमें एक कोई भी प्रोडक्ट का क्या करते हैं, प्रोडक्शन फार्मिंग करते हैं, तो जो निकल के आता है उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी। बट वो एक जब सेकेंडरी टर्सरी के पास जाता है तो वो कहीं ना कहीं कुछ हिस्सों में चेंज हो जाते हैं, और सेकेंडरी सेक्टर्स, टर्सरी सेक्टर्स में हमें क्या करते हैं हम लोग, इससे हमें ऐड करते हैं एडिशनल वैल्यू एडेड, और माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशंस। तो ये फार्मूला आप नोट करेंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशंस, तो आपका निकल जाएगा एनडीपी एमपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस। इसी तरह से नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो चलिए जान लेते हैं फैक्टर कॉस्ट बड़ा या फिर मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक पेन है, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट अगर निकालना हो तो मार्केट प्राइस से, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं। फैक्टर कॉस्ट मतलब उस प्रोडक्ट का बनाने का लागत, मार्केट प्राइस का मतलब वहाँ पे आपका प्रॉफिट वगैरह सारा ऐड करने के बाद जो मार्केट में बेचते हैं वो वैल्यू। तो फैक्टर कॉस्ट, और सही बात है कि छोटा होगा और मार्केट प्राइस बड़ा होगा। इसी तरह से मार्केट प्राइस निकालना हो, एमपी, मार्केट प्राइस निकालना हो तो फैक्टर कॉस्ट से हमें क्या करना होगा,
प्लस करना होगा NIT, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जब हमें पढ़ना हो तो देखिए इसमें क्या है, इसे कैसे निकालते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT। क्यों? क्योंकि जब हम NNPFC निकालना हो, NNPFC जब नेट नेशनल एट फैक्टर कॉस्ट, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। निकालना क्या है, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, तो क्या बताएं कि मार्केट प्राइस क्या होता है, बड़ा होता है फैक्टर कॉस्ट से, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे, प्लस क्या करेंगे, हमें किस तरफ जाना है, तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NIFA, तो NFIA जोड़ेंगे, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और उसी में क्या ऐड कर देंगे, तो वैल्यू एडेड मेथड जो हमारा प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर से आया, इसे करने से हमें क्या निकल जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। इसमें क्या हो रहा होंगे, अगर GVA मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट अ मार्केट प्राइस पे निकालना हो तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे तो GVA MP निकल जाएगा। इसी तरह ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस पे GVA MP दिया हो तो ऑल सेक्टर का, तो हम लोग डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, ग्रॉस पे जाना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे, और अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना हो तो माइनस कर देंगे इंटर कंजम्पशंस। इसी तरह से नेट वैल्यू एडेड ऑफ फैक्टर कॉस्ट अगर निकालना हो तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस दिया हो तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन और माइनस करेंगे NIT। तो इस तरह से हमारा ये निकल जाएगा ये सॉल्यूशन एग्जाम न्यूमेरिकल्स में। क्या क्या प्रिकॉशंस हैं वैल्यू एडेड मेथड में, तो हम लोग ये देखेंगे, और इस वीडियो को काफ़ी लेंदी नहीं करते हुए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, तो सबसे पहला यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड, यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे, पहला। दूसरा, परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड, सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज जो है परचेज या सेल नॉट इंक्लूडेड, नहीं इंक्लूड होंगे, ठीक है। इंपोर्टेड और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ कंजम्पशन गुड्स शुड बी इंक्लूडेड बट सेल्फ कंजम्पशन सर्विस नॉट बी इंक्लूडेड, मतलब सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे, बट एक्स्ट्रा जो एस्टिमेटेड किया गया है, जो यूज किया गया है नेक्स्ट अदर से सेक्टर से, तो उसे वैल्यू एडेड को ऐड करना होगा। ऑन अकाउंट प्रोडक्शन शुड बी इंक्लूडेड, खुद का अकाउंट प्रोडक्शन जो है वो क्या करना होगा, यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। एंड लास्ट जो है कमीशन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज, कमीशन अर्न किया गया उससे भी क्या करेंगे, ऑफ अ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड, इस तरह का गुड्स जो है सेकेंड हैंड उसे क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो हम लोग आज जितना भी टॉपिक्स में हम लोग 3 मेथड में से हम लोग किसे कर डिस्कस किया, तो वैल्यू एडेड मेथड, इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे, और 2 मेथड है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, और इसी तरह से रिवीजन करते हुए हम लोग इकोनॉमिक्स में आगे चैप्टर के और बढ़ेंगे। तो प्लीज़ इसी तरह से आपका रात में हर एक दिन वीडियो अपलोड हो जाएंगे 12-1 बजे तक रात में, और आप अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते उठते आप क्या करेंगे कि इस वीडियो को देख के अच्छे से समझ के और कॉपी में जो जो इम्पोर्टेंट टर्म पॉइंट होंगे उसे आप कॉपी में नोट करेंगे। काफ़ी इससे आपके एग्ज़ाम में हेल्प होगा, आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं मार्क्स। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, दोस्तों से शेयर करें, और बेल आइकन को हिट करें, और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ क्या करें, लाइक करें और कमेंट करें, और दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।